हेलो एवरीवन। आज है 11th ऑफ मई और आज हम हमेशा की तरह डिस्कस करेंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी अदर सोर्सेस से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है एम्बर रिपोर्ट से रिलेटेड। इसमें बताया गया कि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन चुका है 2023 में। जापान को पीछे छोड़ दिया है इन्होंने, मतलब हमने। अब भाई एम्बर कौन है आप ये पूछेंगे, तो इट इज़ अ ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक। ठीक है, तो अगर थर्ड नंबर पर आया तो कितना जनरेट किया, कितना सोलर पावर हमने जनरेट किया, तो हमने किया 113 बिलियन यूनिट्स। ठीक है, टॉप पे कौन आता है? टॉप पे चाइना आता है। ठीक है ना, तो सिंपल है, हम थर्ड नंबर पे आ गए हैं। जापान हमने पीछे छोड़ा है और टॉप पे चाइना है। सिंपल, बढ़ो आगे। और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, अरावलीज माइनिंग पे। अब उससे रिलेटेड क्या हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 स्टेट्स हैं जिसमें जो अरावली वाला एरिया है वहाँ पे बोला है कि फ्रेश माइनिंग लीजेस नहीं दी जाएंगी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के चलते, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इलीगल माइनिंग के केसेस आते हैं। तो उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अब नई माइनिंग लीजेस नहीं दिए जाएंगे अरावली में। कौन कौन से स्टेट? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इज़ ए यूटी। तो 3 स्टेट्स, एक यूटी। ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग माइनिंग लीजेस विल ऑपरेट। ऐसा नहीं है कि एकदम ही बैन हो जाएगी माइनिंग। जो ऑलरेडी जिनके पास लीजेस हैं वो तो ऑपरेट कर सकते हैं। और ऑर्डर क्यों आया, जैसा कि मैंने बताया, वाइल हियरिंग द मैटर ऑफ इलीगल माइनिंग। ऑल राइट, इसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अब क्वेश्चन आया अगर कि अरावली बेसिकली इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा। कुछ के पास अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे अरावली हिल्स और उसके आसपास का इतना एरिया, तो वो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है सारे स्टेट्स की। तो उस वजह से काफ़ी एम्बिग्विटी होती है और इनफैक्ट कुछ स्टेट्स में तो प्रॉपरली डिफाइंड ही नहीं है। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए इलीगल माइनिंग वहाँ पे परसिस्टिंग रहती है। सो प्रॉब्लम एमिनेट्स फ्रॉम द लैक ऑफ अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द अरावली हिल्स और रेंज। ईच स्टेट डिफाइंड डिफरेंटली और सम हैव इवन नो डेफिनेशन। और हम सबको पता है अरावली कितने इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स हैं। उनका भी ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप वहाँ पे माइनिंग लीज देना बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं उनका क्या होगा, जो वर्क कर रहे हैं। तो भाई जो ऑलरेडी माइनिंग लीजेस दे रखी हैं वो तो ऑपरेट कर ही रही हैं, बस नहीं देने से मना किया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि भाई ऐसा भी नहीं कि इतना बैन ही कर दो तुम वहाँ पे माइनिंग, क्योंकि हम भी समझते हैं बहुत सारे लोग उसी पे डिपेंडेंट हैं। तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, है ना। बढ़े आगे। अब बढ़ते हैं एक पेपर पे जो कि किसने रिलीज़ किया, वो रिलीज़ किया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये एक बॉडी होती है, तो उन्होंने जो है ये पेपर रिलीज़ किया जिसका नाम है शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950-2015। 1950 से 2015 में क्या क्या चेंजेस आए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के शेयर में, उस पर इन्होंने लाइट डाली है। तो लाइट डाली तो देखें क्या पता चला है। पता चला है कि हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है ना, हिंदू की पॉपुलेशन का जो शेयर है वो डिक्रीज़ हुआ है 7.8%। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन में जो हिंदुओं का शेयर है इंडिया में वो 7.82% डिक्रीज़ हुआ है, वाइल द शेयर ऑफ मुस्लिम्स पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 43.15%। ये इन्होंने बताया है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस सॉ अ राइज, मतलब क्रिश्चियंस शेयर सॉ 5.38% इंक्रीज़। सिक्स और बुद्धिस्ट में भी इंक्रीज़ मिला है। पारसी और जैन इन दोनों में डिक्लाइन देखा गया है।
और ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन श्रिंक करते हुए दिखाई गई है. सो इट अलाइंस विद द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग मेजॉरिटी इन द इमीडिएट नेबरहुड. और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कहाँ हुई है मेजॉरिटी? तो पहला है म्यांमार, सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड पे नेपाल. ठीक है, सो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है. सो ये वाला एनालिसिस बेसिकली इसलिए किया था, ये जानने के लिए कि जो भी पॉलिसीज़ वगैरह लाई जाती है माइनॉरिटीज़ को हेल्प करने के लिए या जो भी उनके प्रोटेक्शन के लिए, क्या वो वर्क भी कर रही हैं या नहीं. तो उसी का एनालिसिस करते हुए इन्होंने बताया इट शोज़ दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट जस्ट प्रोटेक्टेड बट आर थ्राइविंग इन इंडिया. सो कुछ लोग जो चिल्लाते रहते हैं कि भाई सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखियो, इंडिया इज़ अ वेरी सेफ स्पेस एंड इन फैक्ट एवरीबडी इज़ थ्राइविंग ओवर हियर. And study laws, India's policies and institutions for bettering the lives of minorities. हमारे पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूशंस को भी अप्रिशिएट किया. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. बढ़े आगे. टूरिज़्म इन एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका में हमने कई बार पढ़ा है कि भाई वहाँ पे जाके हम रिसर्च कर रहे हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन टूरिज़्म हमने इतना नहीं सुना. हालांकि वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं काफ़ी. सो इंडिया चाहता है कि वहाँ पे रेगुलेटेड टूरिज़्म हो, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हुए दिखाए गए हैं, मतलब आए गए हैं, वहाँ पे हुआ है ये सीन पूरा. तो इंडिया का कहना है कि भाई जाओ लेकिन रेगुलेट करो, लेकिन फिर उसको, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं वहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी रेगुलेशन नहीं है, तो वो चीज़ नहीं जमेगी. सो यही बात करेंगे हम कहाँ पे, जो डिस्कशंस होंगे एंटार्क्टिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, जो कि हमारे इंडिया में ही होने वाली है, कोच्चि के. ये हमने पहले भी न्यूज़ पढ़ी थी. ऑन अ मीटिंग ऑफ कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो कि कोच्चि में होगी. वहाँ पे हम ये मुद्दा रखेंगे बाकी कंट्रीज़ के सामने कि भाई वहाँ पे टूरिज़्म को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि एज ए स्टडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट थ्रेटन्स टू हार्म द फ्रेजाइल इकोनॉमी इन द वाइट कॉन्टिनेंट. वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की जो एनवायरनमेंट वगैरह है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए इतने सारे टूरिस्ट के आते हुए. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे उनकी खुद की इंडिजिनस पॉपुलेशन तो है नहीं, वहाँ पे कोई रहता है नहीं. लेकिन अब वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जाने लगे हैं, तो भाई इन्हें लगा कि अब रेगुलेट करना चाहिए, और सही भी है, करना भी चाहिए. इनफैक्ट वहाँ पे जो हमारे इंडिया के रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे भी जनरल पब्लिक को उनकी जाने की फैसिलिटी की जाएगी, ऐसी बात की जा रही है. अब रिसर्च स्टेशंस की बात करें तो इंडिया के फ़िलहाल 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन हैं एंटार्क्टिका में. एक तो मैत्री नाम से और एक भारती नाम से. और जो पहला रिसर्च स्टेशन था हमारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से, जो कि सेटअप हुआ था 1983 में, उसे अबैंडन कर दिया आफ्टर इट सैंक इन द स्नो. सो ये 2 याद रखना. ओके. Antarctica is the only continent without an indigenous population. It has no indigenous population. वहाँ की खुद की population नहीं है. And govern कौन करता है उस एरिया को? So Antarctica Treaty System which was signed in 1961. So क्योंकि हमारे जैसे प्राणी वहाँ पे पहुँचने लगे हैं, तो इन्हें लगा भाई रेगुलेट करो, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे. चलो, सही बात है. बढ़ो आगे. स्टेट माइनिंग इंडेक्स. अब इस पे एक्चुअली काम चल रहा है अभी. फ्रेमवर्क जल्द ही फाइनलाइज होगा. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस के साथ IIT और IITISM के साथ कोलैबोरेशन किया, जो कि धनबाद का है. उनके साथ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की ऑन द सेम, कि कैसे स्टेट माइनिंग इंडेक्स हम मेजर करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, किस बेसिस पे करेंगे. सो वो सब उससे क्या होगा, इट विल सर्व एज अ टूल टू अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ईज ऑफ डूइंग माइनिंग बिजनेस विद इन ए स्टेट, ताकि पता पड़ सके कि किस स्टेट में कितना ईजीली माइनिंग का बिजनेस हो सकता है. वो वाली इन्फॉर्मेशन हमें इस इंडेक्स से पता चल जाए. इससे क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी हमारे स्टेट्स में. अलग अलग स्टेट्स जब उनकी परफॉर्मेंस को
एनालाइज करके इस इंडेक्स के थ्रू बताया जाएगा, तो ऑफकोर्स कंपटीशन बढ़ेगा, कौन आगे कौन नहीं, और कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बढ़ेगा। सो ये बात है, जब आएगी उसके बारे में हम और डिस्कस कर लेंगे, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या होते हैं, उस बेसिस पे। बढ़ते हैं काउंटर टेररिज्म डायलॉग पे। ये 14th काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ किसके बीच? यूरोपियन यूनियन इंडिया के बीच, न्यू दिल्ली में। किस लिए? टू एनहांस कोऑपरेशन। इसमें हर टाइप के टेररिज्म को कंडेम किया हमने कि भाई एकदम गलत है, इसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है, और बेस पे डिस्कस किए कि कैसे दोनों की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनमें रिलेशन को डीप किया जा सके ताकि इसे अच्छे से काउंटर किया जा सके। ऑलराइट, अब बस यार हो गया, आज इतना ही था। आई होप इट हेल्प्ड यू और थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।